आप ये बताओ कि आप आए कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू एंटर फाइनेंस? ये जरूरत कब महसूस हुई आपको कि यूट्यूब पे जाए बगैर गुजारा नहीं? क्योंकि लोगों के पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं थे लॉकडाउन में। करेक्ट। तो वो उन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं लोगों को फाइनेंस की जानकारी दूं। डिजिटल मीडिया में आप जैसा कोई कंटेंट आता है, पता लगता है ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मैं इन्वेस्ट करता हूं और मैं उसका प्रॉफिट ले सकता हूं। इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टू बी स्पेसिफिक में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? टैक्सेशन तो आपको सपोर्ट ही करेगा कि आप और इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं। सर, इंडिया ऐसी मार्केट है जो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रो कर रही है। कि जब पुणे मार्केट का प्रोडक्ट वो पुणे में ना बेच के पुणे से बाहर बेच रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया मार्केट से आ रहा है। अगर कोई आदमी अपनी रिसर्च एक्सप्लेन कर सकता है तो ही वो कंसल्टेंट है। अगर वो सिर्फ इसलिए बेच रहा है कि उसको बेचना है, दैट इज डिफरेंट। और ये एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ा इवेंट है ये, जो हमारी लाइफ टाइम में लकीली ये हो रहा है। हम देख पा रहे हैं उसको। मैं तो ये बोलता हूँ रियल एस्टेट उसी दिन सस्ता है जिस दिन आपने खरीद। पंजाबी कहते हैं जिस दिन लेता उसी दिन सस्ता है, उनमें सस्ता है। हाँ। तो मतलब घड़ी का जो भी एक मिनट है, हर मिनट में मैंने प्रॉपर्टी बेची। मतलब इंडिया में रात के 12 है लेकिन कहीं दिन था तो आपने प्रॉपर्टी बेची। गुड आफ्टरनून, दिस इज राजन द डील मेकर। आज वापस आ गया हूँ आपके लिए एक और मेहमान लेकर, जिनका नाम है मिस्टर नीरज जुनेजा। इनका यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ फाइनेंस विद नीरज। तो मैंने इनसे अभी ऑफ द कैमरा पूछा कि आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए क्या लाइन मैं बोलूं, तो उन्होंने कहा वेयर देयर इज फाइनेंस देयर इज नीरज। तो बड़ी ही सिंपल सी इंट्रोडक्शन है इनकी कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर भी फाइनेंस रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज आ जाती हैं, वहाँ नीरज जी की एक्सपर्टीज अपने आप पूछ जाती है। वैसे ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट एंड ही डज वेरी गुड कंटेंट ऑन यूट्यूब। ही हैज़ 45,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और मैं चाहता हूँ जल्दी से इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 100,000 हो जाए। थैंक यू सर। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के बारे में नीरज जी से। वेलकम नीरज जी, वेलकम टू आवर शो, फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू, इट्स प्लेजर सर। तो अब आप ये बताओ कि आप आए कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू एंटर फाइनेंस? शुरू कहाँ से हुई कहानी? नीरज के बारे में कुछ बताओ। सर, नीरज एक सिंपल दिल्ली का लड़का था, है जो भी दिल्ली का ही है, और कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। देन आई स्टार्टेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए के एग्जाम दिए, इंटर्नशिप कर रहा था, सीए कंप्लीट नहीं हुई। फाइनेंस से जुड़ा हुआ था, हम आर्टिकलशिप कर रहे थे। देन आई डिड माय लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फाइनेंस के साथ जुड़ा रहा। सरस्वती के हम उपासक थे, तो लक्ष्मी जी तो उसके साथ साथ ही चली। तो सरस्वती जी की कृपा रही और धीरे धीरे फाइनेंस में लोगों के साथ जुड़ता गया। पिछले 28 साल से इस फाइनेंस से जुड़ा, क्योंकि बैलेंस शीट्स, वैट, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब देखा बड़े पास से, तो फाइनेंस तो अंदर ही आ गया। और कॉमर्स से हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंस को बहुत पास से देखा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। तो ऐसे नीरज का जन्म तो माँ बाप ने किया था, लेकिन वो फाइनेंस विद नीरज वाला जन्म वो ऐसे प्रोफेशन में कर दिया हुआ। और सबसे मजेदार बात ये है कि मैं जितने भी हमारे गेस्ट्स आते हैं जिनसे हमारी बात होती है, मैं सबसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि यूट्यूब पे कैसे पहुंच गया? ये जरूरत कब महसूस हुई आपको कि यूट्यूब पे जाए बगैर गुजारा नहीं है? सर, मेरी क्लाइंट सर्कल तो बहुत बड़ा है, भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसा लगा कि उनको कहीं ना कहीं ज्ञान तो सब जगह मिलता है, लोग मुझसे भी राय लेते हैं, क्योंकि उनका मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, तो राय लेते हैं सर कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ऐसे करते करते लॉकडाउन में हम फाइनेंस के ऊपर, जैसे हमें पेंशन की जरूरत पड़ी, एक वीडियो बनाया मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर कि पेंशन की क्यों जरूरत है। क्योंकि जब हम देखते थे लॉकडाउन में गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन इंडिया से बाहर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही, तो पेंशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी। हमारे देश में आज भी पेंशन एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पेंशन नहीं मिलती। बुढ़ापा, लॉन्जेविटी बढ़ने से आपको पैसा तो चाहिए, अगर आपने उस बारे में नहीं सोचा तो आपको अब बुढ़ापा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया, लोगों को बताया कि आप थोड़े से पैसे जोड़ें, क्योंकि लोगों के पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं थे लॉकडाउन में। तो वो उन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं लोगों को फाइनेंस की जानकारी दूं। अगर हम 1% लोगों की लाइफ में भी चेंज कर पाए तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जो मैंने फाइनेंस का ज्ञान इतने सालों में लिया वो लोगों के काम आ पाए। और शायद मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जो मैं लोगों को बता पाऊँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे को कब से जोड़ना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए,
अपने भविष्य के लिए। तो उन सारे एक्सपीरियंस को मैंने चैनल के माध्यम से, लाइक मेनी ऑफ अस, आप भी कोविड के यस मैं भी टाइम पर यूट्यूब पे गए हो, यूट्यूब पे गया सर, और अब आपको ये लगा कि भाई यूट्यूब के बगैर तो गुजारा ही गुजारा नहीं। ही नहीं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट मेरा सबसे पहला सवाल जो मैं नीरज जी से पूछूंगा वो इस बारे में होगा कि आप चाहे फाइनेंस में हैं, आप चाहे रियल एस्टेट में हैं, आप चाहे कुकिंग में हैं, आप चाहे मार्केटिंग में हैं, आप चाहे डिजाइनिंग में हैं, आप चाहे कपड़े डिजाइन करते हैं, चाहे आप जूते डिजाइन करते हैं, हर आदमी को मीडिया की जरूरत है। मीडिया की जरूरत तो कितना इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, और कितनी स्पेस अवेलेबल है अभी बहुत। ऑन यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, कितनी स्पेस लोगों के पास, क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आपने पिछले कुछ टाइम में फेस करी होगी? सर एक तो वाइडर रीच है, बिजनेस एक्सपेंड होता है, मेरे पास बहुत बिजनेस इंक्वायरीज आती हैं जिनको कन्वर्ट भी कर पाते हैं, जो शायद वाइडर रेंज थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक टैक्सेशन का काम करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जो रीच डिजिटल मीडिया से मिली, और आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ऑथेंटिक है, स्टडी करके देते हो, तो ऑब्वियसली लोग ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं। कई बार हम गूगल करते हैं विच इज़ द बेस्ट थिंग, मैं बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट ढूंढूं तो मेरे पास आपका नाम आएगा जैसे। तो हर आदमी को बेस्ट चाहिए, करेक्ट। और प्लस वो उसकी पीछे की, मतलब उसकी जर्नी को भी देखता है, हाँ, तो तो वो वो एक जर्नी क्रेडिबिलिटी भी बिल्टअप मैटर हुई करती होती है। है। तो आज की डेट में अगर आपको डिजिटल मीडिया के बिना बिजनेस एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश ज्योग्राफिकल भी बहुत बड़ा है। यस, अगर आपको, मैं दिल्ली में बैठकर अगर मुझे साउथ में काम करना है तो डिजिटली मैं इजीली पहुंच सकता हूँ, करेक्ट। तो ऐसे नहीं पहुंच सकता, या मैं कितनी टेली कॉलर्स कर लूंगा। और इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो भी हमारे तक पहुंच सकता है, सर्च करता हूँ मैं क्लाइंट तक पहुंचूं, तो ये डबल सर्च इंजन हो गया। डबल सर्च, आई कैन रीच यू, यू कैन रीच यू मी। कैन रीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग डिजिटल पे नहीं है, मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएं। यस, वेबसाइट तो बहुत छोटा माध्यम है, आपके पास जो ज्ञान है बहुत से लोगों को नहीं पता। टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें भी हैं अवेलेबिलिटी। तो आप अपने ज्ञान को जरूर दें और उनको ये अपॉर्चुनिटीज दिखाएं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश, आज आईफोन 16 लॉन्च होता है तो क्यों, कैसे पता लगा, ये सब आईटी की वजह से हुआ, डिजिटल से हुआ। डिजिटल नहीं से। तो पहले हमें पता ही नहीं होता था, वहां से लॉन्च होने के 1 महीने बाद इंडिया में लॉन्च होता था, तब तक लोगों को पता ही नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी, ये जो डिजिटल डिजिटली प्लेटफॉर्म की वजह से हमें पहले पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। तो आपस में तो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती थी, अगर कोई मान लो यूएस में रहता है तो यूएस से आएगा, पूछेगा, बैठेगा, साथ बात बताएगा, करेगा, तब बताएगा। आजकल तो उधर कुछ हुआ और इधर यहाँ सर आपके सामने बिल्कुल है सब कुछ, पैरेलल लॉन्च होता पैरेलल है। लॉन्च हो रहा है सब कोई कुछ। ब्रांड है, जारा कुछ भी करता है उसका वहां लॉन्च होता है, यहाँ भी यहाँ होता है। सब कुछ पैरेलल हो गया। एलवी का कुछ होता है वो यहाँ भी होता है, हाँ, क्योंकि हम डॉट कॉम से जुड़ गए हैं। .com से जुड़ और गए। इन्फॉर्मेशन इतनी हो गई है, अब जैसे आजकल नवरात्रा चल रहे हैं, आज हम सुबह ही बात कर रहे थे आपसे कि नवरात्रा में इतनी चीजें होगी, हम तो आलू और वही खाते थे, हाँ, लेकिन आज डिजिटल मीडिया ने मुझे बताया कि इतनी चीजें और भी खाई जा हाँ, सकती हैं, कितने तरीके की डिशेस बन बन सकती हैं, सकती है। कितनी यस, रेसिपीज हैं। तो अगर उन सब में इम्पोर्टेंस है डिजिटल की, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में और कंटेंट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है डिजिटल मीडिया की। और मेरे हिसाब से भी अभी बहुत स्पेस बाकी है, सर बहुत लोग हैं जिनको हम ये आप इंफॉर्मेशन चाहिए। हम आपके रियल एस्टेट में आते हैं। दिल्ली में रहते हुए मुझे नहीं पता होगा कि कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर करेक्ट। डिजिटल मीडिया पे ना देख पाऊँ। न्यूज़ में ऐसा कुछ आता नहीं, प्रिंट मीडिया हम पढ़ते नहीं, टाइम नहीं होता। डिजिटल मीडिया में आप जैसा कोई कंटेंट आता है, पता लगता है ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं उसका प्रॉफिट ले सकता हूँ, या मैं फोकस हो गया कि मुझे डायरेक्ट जाना है, इनसे मिलना है, इनसे और मिलना है। करेक्ट। वो फोकस हो गया मेरा, फिल्टर होके ऑलरेडी आता है, जो मेरे मतलब का है वो रील मुझे पहुंच जाएगी, मैं उसको देखूंगा, देन आई कैन, आपके माइंड से वो पढ़ता है उसको और आपको कंटेंट सजेस्ट और करता है। आपकी ऑडियंस की रीच ऐसी हो गई है आज से पहले, जब हम, मुझे अपना समय याद है कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते थे तो नोएडा में दिल्ली से इन्वेस्टमेंट आती थी, गुड़गांव तक से नहीं आती थी। नहीं आती। ऐसा होता था, क्योंकि गुड़गांव के लिए वाले के लिए भी नोएडा बहुत दूर था, या नोएडा वाले के लिए गुड़गांव बहुत हाँ दूर था। बिल्कुल। और आज अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारी कंपनी इस वक्त बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, हर तरफ रियल एस्टेट बेच रही है। और पुणे की अगर मैं बात करता हूँ तो पुणे में जो टोटल सेल है उसका 20% सेल कम्स फ्रॉम दिल्ली। यस, रीजन इज कि उनको रेजिडेंशियल में 4.5 से 5% की रिटर्न अवेलेबल है। अब जब रेजिडेंशियल में वहां 4.5-5% की रिटर्न अवेलेबल है, तो वो रिटर्न तो दिल्ली वाला भी चाहता है ना। चाहता है। सो ऑडियंस की रीच
दूर तक हो गई है। आप चेन्नई में प्लॉट लेना चाहते हो, आप दिल्ली में बैठे उस प्लॉट के बारे में पता कर रहे हो, आप गुजरात में कोई चीज लेना सर चाह रहे हो, गोवा बहुत अपकमिंग गोवा, मार्केट है, मुंबई। मुंबई। गोवा में आपने इतने रियल एस्टेट में लोगों को हेल्प की है जी। जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले मेरे पॉसिबल नहीं पेरेंट्स के था। पास गोवा में प्लॉट लेने की सोच कि कौन जाएगा, हाँ, कैसे कौन मेंटेन देखेगा। होगा। जैसे हिल्स में आप दे रहे हो, अभी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, हाँ, तो हिल्स में कैसे हो पा रहा है? वो जस्ट ऐसे ही हो बिकॉज पा कि रहा मैं आप तक पहुंचा, और मतलब आप हर बजट में प्रॉपर्टी प्रोवाइड है। कर पा रहे हो। एब्सोल्युटली। अब आपकी एक्सपर्टीज क्योंकि टैक्सेशन पर है, मेरा एक सवाल आपसे है कि इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टू बी स्पेसिफिक में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? ये एक सवाल ऐसा है जो हर रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी जवाब नहीं दे पाता। नीरज जी दे पाएंगे। सर देखिए, ये एक सेक्शन 10 इन्होंने पहले से ही इंटरेस्ट ऑन होम लोन दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अभी भी हमने रिटर्न्स फाइल की, तो जिनके पास ओल्ड रिजीम था और उनके पास इंटरेस्ट ऑन होम लोन था, उनको टैक्स का बेनिफिट मिला। चाहे वो 30% में थे तो 60,000 का टैक्स बेनिफिट मिला। पहला तो अगर मैंने कोई घर लिया है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर 60,000 रुपये मैंने बचाए इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे। और एटीसी में अब लोगों का रुझान बहुत कम हो गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और बड़े ऑप्शंस आ गए हैं। लोग एलआईसी या दूसरी चीज़ों में नहीं करते अनलेस अनटिल आपके पास ट्यूशन फीस का बेनिफिट है। तो 1.5 लाख का बेनिफिट एटीसी में भी मिला। तो ओवरऑल आपको 3.5 लाख रुपीज ईयरली, एक तरह से आप जिस घर में रह रहे हो तो आप उसका रेंट पूरा फ्री हो गया, प्लस आपने टैक्स बचाया। तो करेक्ट। जिनके पास हमारे पास होम लोन की बेनिफिट थी, वो तो हमने उनको ओल्ड रिजीम में फाइल किया। तो अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैंने उसको लोन पर लिया है और उसमें मैंने रह भी रहा हूँ, तो मेरे को ये बेनिफिट होता है। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ऑलरेडी आप एक प्रॉपर्टी पे 3.5 लाख रुपए कमा चुके हो, आप उसमें रह रहे हो। ठीक। अब आ जाते हैं जो नया टैक्स, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन्होंने अभी जो 12.5% किया है। अगर आप लॉन्गर वर्जन में जाएंगे तो जितना प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर रही है, आप जैसे अच्छे कंसल्टेंट से राय लेकर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लिया और लॉन्गर होराइजन है मेरा और मैंने उसको बेचा, तो उसमें जो प्रॉफिट आया वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको जो कैपिटल गेन का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। 12.5% से आप बहुत आगे निकल बहुत आगे जाएंगे। निकल जाएंगे। अगर आप इंडेक्सेशन को चेक करेंगे, इंडेक्सेशन और उसमें, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज है हमारे इंडिया में, व्हाइट ब्लैक का बहुत डिफरेंस खत्म हो गया है, तो हाँ, ज्यादा नहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिजनेस हो नीट गया एंड है। क्लीन बिजनेस है। और आप भी सेफ चाहते होगे कि मैं कहाँ रखूं और कैसे करूं, क्योंकि यू आर जनरेटिंग इनकम बाय 30% पेइंग योर टैक्स, टैक्स, तो यस। आपके पास है ऑलरेडी। हम्म। जब आप प्रॉफिट बना रहे हो और रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा है, वो एक बुकिश नॉलेज अब हो गई है, गूगल पे भी है कि 4 to 5% मिलता है, कमर्शियल में 7 to 5%, लेकिन रिटर्न इससे कहीं ज्यादा कहीं है। ज्यादा है। तो वो जो 12.5% की आप कैलकुलेशन लगाएंगे ना, वो भी कुछ नहीं रह जाएगी जब आप रियल एस्टेट की बात करेंगे। तो इंडिया करेक्ट। में अभी भी ये 12.5% कुछ नहीं है। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टैक्सेशन तो आपको सपोर्ट ही करेगा कि आप और इन्वेस्ट करें, आप और पैसा इन्वेस्टमेंट, कमाएं। क्योंकि आई थिंक सरकार भी चाहती है कि आती आप है, इन्वेस्टमेंट करें, करें। क्योंकि और आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होगा, यस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा, तो वो वैसे भी फॉर ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। सर, इंडिया ऐसी मार्केट है जो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्रो कर रही है। जैसे एक हाईवे पास होता है, उसके आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है। हम्म। अगर लकीली आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है उसके आसपास, तो वो मल्टी फोल्ड्स में वो आप बढ़ेगी। एक एग्जांपल बता रहे थे ना अपने हाँ, मेरे एक नोन है, क्लाइंट है। हमने मानेसर में एक प्रॉपर्टी ली जिसकी कॉस्ट थी 5 करोड़ रुपीज। केएमपी का एक्सटेंशन रोड पास हो गया। द प्रॉपर्टी इन ए सिंगल डे इट बिकम्स 25 करोड़। मतलब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लो एक दिन में 5x हो गई। 5x हो गई। और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं 25x का करूं क्या, ये 25 करोड़ का क्या करूं भाई, अभी इसकी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट कभी अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, 5 गुना नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इतने शॉर्टर स्पैन में। और बेस्ट पार्ट, में अभी सर से बात आपसे कर ही रहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर है, रात को सिर के नीचे रख के सिर सो के जाओ, ये सराहने आपके के पास नीचे है। रखो और सो जाओ। ये क्रैश नहीं करेगा जैसे अभी मार्केट क्रैश कर रहा है, लोगों के बीपी बढ़े हुए हैं, ऐसा रियल स्टेट में नहीं नहीं होता। होगा। एप्रिशिएट ही करता है, आपका कैपिटल सेफ है। तो और एप्रिशिएट नहीं भी करता है तो वो एक फिजिकल एसेट आपके पास रखा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है, आपके घर में है वो, और आप उसको संभाल के रख सकते हैं। लिक्विडिटी आसान है, लिक्विडिटी आसान आसान है। आप बैंक में प्लेज कर सकते हो, आपको बिजनेस में, मतलब एक तरह से आपका वो बेटा है, है। हाँ। आपको घर का बच्चा है, आप उसको बैंक में प्लेज करो, बिजनेस एक्सपेंशन कर लो, आपको शादी करनी है, प्लेज करो, ले लो। हाँ। तो आपके पास एक तरह से घर में एक मेंबर है आपका, मेंबर है। प्रॉपर्टी जो है। और करेक्ट। आप बच्चों को भी इनहेरिट कर सकते हो। कभी बोलते हैं ना, यार मेरे दादाजी की वो हवेली है, देखो वो हवेली इतने 100 करोड़ में बिकी,
क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा आपको मुनाफा देती हैं। करेक्ट। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी, जैसे कई बार हम ग्रेटर क्लास की बात करते हैं, कहते हैं वहां पर 1-1 लाख रुपए में प्लॉट मिलते थे, अब तो 1 लाख में वहां पार्किंग स्पेस भी नहीं नहीं मिलता, मिलती, लोगों ने ले लिए। ले लिए। मतलब दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा जब आपके बता रहा हूँ, करेक्ट। तो प्रॉपर्टी इज अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसकी रिटर्न को कोई माप नहीं सकता, पैरामीटर नहीं है इसको सो मापने का। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम गोल्ड, स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो आप नंबर 1 रियल एस्टेट को दे रहे यस, हो। एग्जैक्टली। और उसको देने का रीजन यही है कि वो एक टेंजिबल एसेट है, आपके पास है, वो फाइल आपके पास है, आपके सराहने के नीचे रखी हुई है, आप जब चाहें उसको कैश कर सकते हैं, बेचने की भी जरूरत नहीं है। बैंक में जाओगे, बैंक में जाके कागज रखोगे, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। आप अपना काम कर लो, जो भी आपने काम करना है, बच्चे को पढ़ाना है, शादी करनी है, जो भी करनी है, एंड देन यू कीप ऑन पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। यस, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है, आप पे करके अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा भी सकते हो छुड़वा भी वापस। सकते यू कैन बिकम द हो, ओनर। यू कैन। और इवन जैसे हम कहते हैं कि गोल्ड में जब आप उसको प्लेज करते हो, यू लूज योर दैट ओनरशिप, यस, बट इफ यू प्लेज प्रॉपर्टी यू डोंट लूज ओनरशिप। एंड द कैपिटल इज राइजिंग। नहीं, एंड यू स्टिल ओन, यू आर फिजिकली प्रेजेंट ऑन दैट प्रॉपर्टी, इट इज प्लेज टू द बैंक, बट इन केस ऑफ गोल्ड शेयर्स you lose the ownership. You lose the ownership yes. In anything you lose the ownership. If you मतलब कार एक ऐसी है which is not a tangible asset, पर कार ऐसी है कि वो कार आपके पास होती है लेकिन आप ओनरशिप है, लेकिन वो वहां पर है, लेकिन वो डेप्रिशिएट कर रही है, प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं करती, तो प्रॉपर्टी उल्टा एप्रिशिएट कर रही होती है। एप्रिशिएट कर रही होती है, यस। और आप उस पे अगर मान लेते हैं कि हम उसे प्लेज करके 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम लेते हैं, लैप ले लेते हैं, या हम उसको बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर आप उस पे 9% दे रहे हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी 25% एप्रिशिएट की, तो बैंक कैन नॉट क्लेम कि लाओ जी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया हमें दे दो। तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर्टी की जितनी बात की जाए उतनी कम है, उतनी कम है। और मैं अब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस है, मैंने ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी देखा जो इन करोड्स में जा चुकी है, जो कभी ली थी उनके दादाजी ने, और शेयर्स भी आप इक्का दुक्का ही ढूंढ सकते हो जिन्होंने इन करोड़, क्योंकि शेयर्स इंसान बेच देता है। यस, क्योंकि जैसे ही उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट देखता है, वो थोड़ा सा लालच हमारे मन में आता है, तो हम बेच देते हैं, हम उसको रख के बैठ नहीं पाते। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके घर में रखी है, आप बटन दबा के नहीं बेच सकते हो, इसलिए ये आपके साथ जुड़ी रहती है। और आई थिंक एक और जो फैक्टर है शायद प्रॉपर्टी के साथ, कि प्रॉपर्टी के साथ कुछ दिल लग जाता है, शेयर्स के साथ दिल नहीं लगता, तो वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि मेरा घर है, मेरा या मेरी दुकान है या मेरी बिल्डिंग है। हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है ना कि हाँ, एक अपना घर कहाँ जा रहे हो, अपने घर जा रहा हूँ। हाँ, तो वो एक होता है, हम जिस अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, तो हम इंडियंस इमोशंस के साथ जुड़े हैं। हमारी धरती माँ है, हम उसको बोलते हैं, गोल्ड को नहीं बोलते हैं मेरी माँ है। हाँ, करेक्ट। तो धरती को ही माँ बोलते हैं, क्योंकि उसने हमें, वहीं से फसल उगती है, वहीं हम रहते हैं, हमारी पूरी जर्नी लाइफ की वहीं से होती है, वहीं खत्म होती है, फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, जब हम इंडियन ज्योग्राफिकल उसमें रीजन में रहते हैं। अब लोग तो पूरे वर्ल्ड में आप सबको कराते ही हैं इन्वेस्ट पूरी दुनिया में। तो अगर इन्वेस्टमेंट, जैसे हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म रेंटल और कई नए एस्पेक्ट आ गए हैं। आप अभी मेरे से कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि हिमाचल में लोगों ने कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं जहां से बहुत कम वैल्यू पर और बहुत ज़्यादा रेंट आ रहा है। थोड़ा सा लाइट उसके ऊपर डालोगे कि किस टाइप की, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि रेजिडेंशियल पे 2.5% से 3% की रिटर्न आती है, कॉमर्शियल पे 5.5 से 7% की रिटर्न आती है। बट आज की मार्केट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हिमाचल में बता रहे थे। सर, बेसिकली माय मदर बिलोंग्स टू J&K, तो जैसे मैं जम्मू में देख रहा था कि कश्मीर एक अच्छी अपकमिंग मार्केट है, हिमाचल मेरे इन लॉज हैं, तो पालमपुर या इस साइड में हिल एरियाज में, शिमला से ऊपर जब चले जाओ तो वहां पर कैफेज आ गए हैं। आप और मैं जब ट्रैवल करते हैं, हम किसी न किसी अच्छे कैफे पे रुकते हैं। जब हम जम्मू से आगे जाते हैं टुवर्ड्स श्रीनगर, तो वहां भी बड़े अच्छे कैफेज ऑन रोड है। वो कैफेज बड़े, मतलब अगर आप बाय कर पाते हो, वो चलो डॉक्यूमेंट्स पे अभी नहीं जाते, अगर आप उसको ले पाते हो, आप उसको जब लीज करते हो, तो जो उस पर रिटर्न है सर, वो 15% से भी ज्यादा है। और वो कैफेज हमारे नॉर्थ इंडियंस वहां जाकर कैफेज रन कर रहे हैं, दिल्ली के लोग जाके दिल्ली के रह कर रहे हैं। और वहां पर यंगस्टर्स हैं, बहुत प्यारे बनाए हुए उन्होंने, और उसमें शॉर्ट स्टेज की भी उन्होंने फैसिलिटीज दी है। मतलब मैं आपको बताऊं, पालमपुर में तो ऐसा होता है, कैफे है जहां हम जाते हैं, रिवर साइड से, ब्यूटीफुल कैफे। उसका जो मेन्यू शुरू होता है इवनिंग वाला, वो 6 o'clock शुरू होता है, जबकि कैफे को रात को 11 बजे तक उनका सारा स्टफ 9 o'clock तक खत्म हो जाता है। और
बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बनाया है, बहुत अच्छा, मतलब रेंट भी दे आर पेइंग वेरी गुड रेंट ऑन दैट प्रॉपर्टी, और जिस जो ऑनर है वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये एक प्रॉपर्टी का नया एस्पेक्ट है। और आप भी कुछ बता रहे थे सर, उस पर कुछ हाँ, बताइए। शॉर्ट टर्म रेंटल का वही जो हम बात कर रहे थे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल रिटर्न पे नहीं रह गई है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी वाली साइड पे चले जाते हो, जैसे हम अपना एक प्रोजेक्ट अयोध्या में बना रहे हैं, जहाँ पर हम 2.5 एकड़ में करीबन 280 स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। 280। स्टूडियो ओके, अपार्टमेंट बना वेरी रहे गुड। हैं जिसमें हम 10% की लीज गारंटी दे रहे हैं। लेकिन वो लीज गारंटी तक लिमिटेड नहीं है। बात बात है क्योंकि जो रिटर्न हमें हॉस्पिटैलिटी में मिलती है वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई भी आदमी जो होटल का कमरा नहीं खरीदता था, स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं खरीदता था। जो भी एक लाला जी थे वो पूरा होटल खुद बना लेते थे और 20, 25, 30% की रिटर्न खुद खाते थे। अब ये ऑप्शंस अवेलेबल होते जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ जो स्टूडियो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 10% लीज गारंटी प्लस 50% रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब विच एवर इज हायर पर। तो वो रिटर्न जो बैठेगी वो करीबन 15 से 18%। जैसे आप ये पालमपुर वाली साइड कह रहे हो कि अगर आप कैफे की लैंड परचेज करके उस पर कैफे डेवलप करके रेंट पे देते हो तो योर रिटर्न इज बिटवीन 14 to 18%। सिमिलर अगर मैं अयोध्या में स्टूडियो अपार्टमेंट बेचता हूँ तो रिटर्न इज बिटवीन 14 to 18%। वेरी गुड। सी दीज आर न्यू, दिस इज द न्यू रियल एस्टेट। या हॉस्पिटैलिटी का जो वो पार्ट है, रिटेल का सेक्शन है, जो आज तक नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल नहीं था। वो तो मकान खरीद के 2.5% लेके खुश थे। और लेकिन 35 लाख इज ए वेरी स्मॉल स्मॉल अमाउंट। अमाउंट ऐसा नहीं है कि आप 35 लाख 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करते हो। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट को दूर तक करना पॉसिबल हो गया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। उसके बाद अगर आप उस पर 15 से 18% की रिटर्न ला रहे अर्निंग्स हो पे से बहुत बहुत बढ़िया है। तो वो दैट इज अ वेरी गुड म्यूचुअल रिटर्न। फंड में भी हम यही बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में भी यही और है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। उसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है। यहाँ गारंटी भी है और लोन सबसे अवेलेबल है सर इस पे? लोन अवेलेबल अरे वाह। है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वही बात है, पेपर। पेपर लेके आराम से फिजिक सो हाँ, जाओ। फिजिकल रजिस्ट्री है, पेपर्स आर देयर, सिंपल है, आपकी चीज है, ताला चाबी है, सब कुछ आपका एंड है। यू कैन स्टिल यूज दैट, यू कैन एक्चुअली स्टे देयर फॉर स्टे देयर सेवन फॉर डेज सम इन अ डेज। ईयर फॉर फ्री और उस आप प्रॉपर्टी में। और भी एक दो ऑप्शंस और बता रहे थे ऐसे, जैसे अब जो एयरबीएनबी। जो कॉमर्स इसी तरीके के ऑप्शंस हम, मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम जो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो पैन इंडिया बेचते हैं, तो उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिर भी यही कहते हो कि नहीं मेरे को तो रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करना है, तो इस वक्त पुणे इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जहां पर आपको 4.5 5 5.5% तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रिटर्न मिल जाती है। वेरी गुड। और कुछ ए लिस्टर डेवलपर्स हैं जो सिर्फ दिल्ली या आउटसाइड इंडिया बोलते हैं, आरओआई बोलते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, कि जब पुणे मार्केट का प्रोडक्ट वो पुणे में ना बेच के पुणे से बाहर बेच रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया मार्केट से आ रहा है। अच्छा, रेस्ट ऑफ इंडिया मार्केट के लिए उन्होंने पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा बनाया होता है, 1585 मतलब या 2080। मतलब आप 20% अभी पे करो, 80% ऑन पोजेशन। अच्छा, ये पुणे का मार्केट का जो प्रोडक्ट होगा वो पुणे में ये पेमेंट प्लान अवेलेबल नहीं होगा, अच्छा, लेकिन आरओआई के लिए अवेलेबल होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, और आरओआई भी अच्छा है। और आरओआई भी अच्छा है, तो हाँ, तो वैसे आम, भी आरओआई के लिए है, आम रेस्ट के ऑफ आम इंडिया के गुठलियों लिए के दाम। गुठलियों के दाम। सो वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं आज की तारीख में जो रियल एस्टेट में नए डेवलप हो रहे ये हैं। मुझे भी पहली बार पता लगा कि पुणे में ये है, जो मतलब जस्ट लाइक हम एनआरआईज हो गए, हमें ये एनआरआई, हम प्रिविलेज, एनआरआई हो गए एनआरआईज हो गए, हमें प्रिविलेज मिल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि जो मार्केट, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम यहाँ बैठ के बॉम्बे पुणे हाईवे पे हमने प्लॉट्स बेचे। खपोली एक जगह है, वहां पर करजत एक जगह है, जिसमें 52% प्लॉट दिल्ली एनसीआर में बिका है। वेरी गुड। मतलब टोटल 900 प्लॉट थे जिसमें से 52% प्लॉट दिल्ली एनसीआर के लोगों ने लिया। मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही कैन रीच आउट टू यू, डेफिनेटली, है ना, और यू कैन हेल्प। इफ और यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एनीवेयर इन इंडिया दे यू कैन रीच अस। एंड यू हैव एक्सपीरियंस, मैं बताना भूल गया, सर को 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, 24 ईयर्स 24 इयर्स का। सर वो एड ऑन होता है, एड ऑन हम होता है। आई आई बिलीव इन अब वो कंपाउंडिंग। अब वो दिनों में वो कंपाउंडिंग हो हाँ, गया। आई बिलीव इन कंपाउंडिंग, अब दिन अगर एक रात दिन काम पास करते। होता है तो साथ में यस, 2 साल जुड़ जाते हैं। 24+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां इन्होंने लोगों को इन्वेस्ट नहीं कराया और रिजल्ट्स नहीं दिए अक्रॉस द ग्लोब। मतलब सर अभी स्टोरी सुना रहे थे जब हम
बैक स्टेज थे, मेलबर्न की स्टोरी सुना रहे थे, जी दुबई की बता रहे थे। जी। सर वो एक बार बताइए आपका जो, मैंने आपसे सवाल पूछना चाहता था ऑडियंस के, कि वन ऑफ द जिस जहाँ स्ट्रीट मोस्ट पे, हाँ इंटरेस्टिंग रियल मोस्ट एस्टेट इंटरेस्टिंग रियल ट्रांजैक्शन। एस्टेट, हाँ। यस, ये शायद मैं स्टोरी पहले भी कई बार सुना चुका हूँ। आई वॉज इन मेलबर्न, और मेलबर्न में मेरी जिस एरिया में हम थे वो दैट वाज द नॉर्थ पार्ट ऑफ मेलबर्न। ग्लेनरॉय ब्रॉडमेडोज एक दो सबर्ब हैं, वहां पर थे हम। तो एज एन एजेंट आपको, जब आप किसी के साथ काम करते हो ऑन अ रिटेनर, जॉब नहीं होती वो, इट इज काइंड ऑफ अ रिटेनर, इट इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल जॉब, बट यू आर नॉट पेड अ सैलरी, यू आर पेड अ कमीशन। हम्म। तो एक तो पहली बात यह है कि मैंने कभी सैलरी पे काम नहीं किया, मैंने हमेशा कमीशन पे काम किया। तो वो जब आपको एक एरिया दे देते हैं 2,500 के करीब, 2,500-3,000 घर दे देते हैं कि ये आपका फार्म एरिया है, आपने इसको कल्टीवेट करना है, यही लोगों से दोस्ती करनी है, उन्हीं के मकान बेचने हैं, सब कुछ उसी एरिया में करना है जो कुछ भी करना है। तो उस 2,500 में से सिर्फ 26 मकान, ऑजवे स्ट्रीट नाम की जगह थी, ब्रॉड मेडोज सबब 3047 पोस्ट कोड था, उस 26 मकान की एक जो लेन थी, हम्म। उस लेन में मेरे पास ऐसा कोई मकान नहीं बचा था जो मैंने ना बेचा हो। 2 साल में मैंने वेरी गुड। एक एक करके वो सारे हर मकान, मकान। हर मकान मैंने बेचा हुआ था। तो लोकली वहां पर उसको, लोग वहां पे मेरे को आरजे बुलाया करते थे, तो लोकली लोग मेरे को वहां बोलते थे दिस दिस शुड बी नोन एज आरजे स्ट्रीट, क्योंकि मैं कभी भी अपने एरिया में जाता था, मैं उधर से होता हुआ जाता था। मेरा एक पर्सनल वो था, बेबी था ना वो हाँ आपका वो एकदम। मेरे, क्योंकि इतना बिजनेस कर लिया था, ये अट्रैक्शन थी कि अगर मैंने सबब की दूसरी साइड भी जाना है तो उधर से होते हुए जाना है, कि क्योंकि कोई भी मिलेगा उसको हेलो कर देंगे, वो एक रिलेशनशिप बन गया था वहां लोगों से। तो वहाँ एक आंटी थी 75-80 ईयर्स की बैक देन, उनके घर के सामने वाले मकान का ऑक्शन हो रही थी, और मेरे जो बॉस थे वो ऑक्शन कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा। और जब उन्होंने ऑक्शन करी, तो इसने मेरे को ऐसे करके मारा कि दिस गाय इज नॉट गोइंग टू डू ऑक्शन फॉर माय हाउस, हम्म। यू विल डू ऑक्शन फॉर माय हाउस, क्योंकि तेरी आवाज बड़ी तगड़ी है। हम्म। क्योंकि मेरे बॉस की आवाज थोड़ी वो पिक्यूलियर पतली सी आपकी थी। आवाज अभी भी बहुत अच्छी जी। है। तो उसने फिर ये बोला कि मैं तो, अगर मेरे मरने के बाद मेरा मकान बिका, तो हो सकता है मैं आज किसी विल में लिख जाऊं कि मेरा मकान राजन बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा। बट इवेंचुअली वो हमने उनके रहते रहते बेच दिया था मकान, उस फैमिली ने डिसाइड किया। तो दैट इज अ, वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसको मैं याद रखता हूँ। वंडरफुल सर। मेरी बेटी हुई थी उन्हीं उसी पीरियड में वहीं पर। तो इस आंटी के पास शायद जितने टॉयज थे, सॉफ्ट टॉयज, वो भी 20 साल 30 साल पुराने, वो उन्होंने इकट्ठे करके मेरे को दिए थे। वंडरफुल। तो मतलब याद रहता है वो। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू बिल्ड विद योर क्लाइंट्स, यस। है और ना। ये हमारा बिजनेस ही रिलेशनशिप का बिजनेस है। जब इस पे रिलेशनशिप आपकी इस टाइप से हो जाती है, तो फिर आपको बिजनेस ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती, बिजनेस अपने आप चल के घर तक आता है। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी तो राजन जी इज द बेस्ट चॉइस। और आप देखते हैं कि लोग देखो अपने मरने के बाद विल करके जाना चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी की जो भी ये होगा, ट्रांजैक्शन होगी। हाँ वो सर से कराएंगे। तो दिस इज द रिलेशनशिप ही बिल्ड्स विद हिज क्लाइंट, नॉट क्लाइंट्स, वो इनकी फैमिली ही होती फैमिली ही है। हो जाती है, तो ये दोस्ती बन इनका जाते हैं। जॉली नेचर है, और जो शायद ये क्लीन उसको जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसको रखते होंगे, जिस वजह से वो ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि ये बता रहे थे कि वहाँ बहुत टफ होता है किसी भी कंसल्टेंट को हायर करना, क्योंकि वो हमें मतलब एज ए कंसल्टेंट उनके साथ हाँ, अपने दे आप को आर एंगेज एक्चुअली करना। अपॉइंटेड, इट इज एन हाँ, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो इंडिया भाई, में नहीं है कि आई कैन हाँ, कॉल यू और सर यू वांट प्रॉपर्टी और वो आया और डील हो नो गई। नो नो, इट मीन वहां पर सोचो तो ये कितने मतलब पड़ाव निकाल के आपको निकाल के आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि दैट्स आपको वंडरफुल कोई सर। अपना मकान और ये देता है वही बेचने के लिए। ट्रस्ट को इंडिया लाए, फिर दुबई जाने के बाद फिर इंडिया लाए, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स दे देंगे, यू कैन रीच हिम। डेफिनेटली। और सर एक और मन में ख्याल आता है, देखो हम किसी को जब मैं भी प्रोफेशनल हूँ, किसी को कुछ ओपिनियन देता हूँ, जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो कई बार अपनी बीट थपथपाने का दिल करता है। तो कई बार जी, लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि क्या होता है एज ए टीचर, एज ए मतलब एंटरप्रेन्योर, तो हमारा मन करता है कि यार लोग हमारे बारे में टेस्टिमोनियल दें। करेक्ट तो करेक्ट। आप एक मेरे को स्टोरी सुना रहे थे कि क्लाइंट का आपने बहुत अच्छा वो रिटर्न तो
आप कह रहे हैं कि एंड नंबर रिटर्न ऑफ तो कई स्टोरीज। हैं, मेरी वीडियोस अभी पिछले कई बार कुछ 2020-21 की ऐसा है। होता है जिसमें लगता है कि यार देखो मेरी राय ने उसको, देखो हमने तो अपनी ब्रोकरेज ली और साइड हो गए, लेकिन एक्चुअली रिटर्न तो उस क्लाइंट उन का आया क्लाइंट को या मिलती ऑनर का आया है। जिसकी एब्सोल्युटली, इन्वेस्टमेंट थी। तो एब्सोल्युटली। कुछ ऐसा कोई किस्सा बताइए कि आपने कोई राय दी सर और ये ही मेड मनी। पिछले 3-4 साल में कई बार ऐसे हुआ है। और जब 4 साल पहले हमने यमुना एक्सप्रेसवे बेचना शुरू किया था, उस टाइम पर लोग, जब हमारी बात होती थी, एक दिन में 100-150 कॉल्स आती थी यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट के लिए। तो उस 150 में से आई थिंक कोई एक या दो ही निकलते थे जो मानते थे कि भाई प्रोबेबिलिटी है वो। प्रोबेबिलिटी है वो, जो इस बात को एग्री करते थे कि ये एरिया बढ़ेगा। बाकी 148 लोग नहीं नहीं मानते थे, मानते ये थे, भी यस सच्चाई है। सच्चाई है। तो जिन लोगों ने माना वो हमारी बात समझ के, हमारी बात को सुनकर उसको, मतलब सिर्फ उन्होंने कोई हवा में नहीं पैसे लगाए। मुझे याद है एक क्लाइंट के साथ मैंने उनको 66 लाख में एक 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट बेचा था। और 1 साल बाद वो प्लॉट हमने 1.5 करोड़ रुपए का बेच के उनको 500 एक साल मीटर। बाद। 1 साल बाद, 1 साल मतलब बाद मोर देन हमने 2 टाइम्स। मोर देन 2 टाइम्स। सो हमने 1 साल बाद उनको 30 लाख रुपए और उनके इन्वेस्ट करवा के उनको एक 500 मीटर का प्लॉट दिलवा दिया था, जो कि आज अगेन 3.5 करोड़ का हो गया है। अच्छा। हाँ। तो टेक्निकली स्पीकिंग उनके 96 लैक्स आज आज 3.5 करोड़ हो गया, साढ़े पौने तीन चार करोड़ करोड़ हो गया, पौने 4 करोड़ हो गए। अप्रोक्सीमेटली 4x हो गया इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ये सदा ही रहेगी, ये टाइमिंग्स हैं। उस टाइमिंग पे किसी अच्छे कंसल्टेंट की बात को समझना समझना। सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेगुलर इन्वेस्टमेंट पे जो जो बात आप कह रहे थे कि अगर आप गूगल पे जाके देखते हो व्हाट इज द रिटर्न ऑन रियल एस्टेट, रिटर्न विल कम, वहां लिखा हुआ वहाँ आएगा लिखा हुआ है 5%, 5% है, 6%, हाँ। 7% रिटर्न आएगी। लेकिन अगर आपको ये जो गैप आता है, अगर उस गैप को आपको सच्ची में कमाना है, तो वो उस टाइम आप कमा सकते हो जब आप किसी कंसल्टेंट की, जिसने रिसर्च अपनी अच्छी कर यस। रखी हो कि इस एरिया में पैसे लगाना आज बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ अगले 2 से 3 साल में ये फैक्टर्स हैं। हाँ। एयरपोर्ट आ रहा है, कोई जैसे केएमपी आपने बोला कि आपके क्लाइंट ने 5 करोड़ की अभी प्रॉपर्टी वो ली, रैपिड मेट्रो आ रही रैपिड है। मेट्रो आ रही है। तो अगर कोई विजनरी हो और हाँ, आपसे गाइडेंस ले, ले तो वो वो समझ रिटर्न तो जाएगा। वो फिर वहां मल्टीफोल्ड है। वहां रिटर्न्स आपको 5%, 7%, 8% नहीं बहुत आती। पीनट है वो तो। वो तो सर साढ़े पीनट बारह है, परसेंट तो टैक्स से देंगे हम। टैक्स दे देंगे हम। यस। तो फिर वो तो वहां 2x, 3x, 4x, यस। 5x हो जाती है रिटर्न। वहां रिटर्न का कोई परसेंटेज में मतलब नहीं रह जाता। रियल एस्टेट ऐसी चीज है जिसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। भाई आप शेयर्स में, इक्विटी में बहुत सारी न्यूज़ उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसकी ऑर्डर बुक क्या है, उसके बाकी की डिटेल्स क्या हैं, वो सब पढ़ लेते हो। रियल एस्टेट में तो आप सिर्फ कंसल्टेंट की रिसर्च के ऊपर क्योंकि डिपेंड वो करते हो। गवर्नमेंट के बहुत क्लोज रहता है कि आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। एब्सोल्युटली। हम लोग नहीं रख सकते, आप डे टू डे रूटीन में आपको नहीं पता लगता। उस कंसल्टेंट का काम है काम है पूरा और दिन ये रिसर्च आपकी रखना। रिसर्च है। हाँ, तो दैट्स व्हाई ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज नीडेड, क्योंकि क्या दैट कई इज बार वाई रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज नेसेसरी। हाँ यस। अदरवाइज तो प्रॉपर्टी खरीदना आज बहुत आसान आप हो खुद गया। गाड़ी लेके निकल जाओ, वो टेंट हाँ, लगे होते हैं, हाँ, हमने देखा है। हाँ। लेकिन सही गाइडेंस, सही प्रोजेक्ट, ये कंप्लीशन पे जाएगा नहीं जाएगा, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। एब्सोल्युटली। आप इसी तरीके आप कहीं भी जाएंगे, आपको कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट की, मेरे हिसाब से कोई भी कंसल्टेंट से जब भी आप मिलते हैं, आपको उसकी रिसर्च पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अन, जब तक वो आपको पूरी रिसर्च एक्सप्लेन ना कर सके। अगर कोई आदमी अपनी रिसर्च एक्सप्लेन कर सकता है तो ही वो कंसल्टेंट है। अगर वो सिर्फ इसलिए बेच रहा है कि उसको बेचना है, दैट इज डिफरेंट। दैट इज डिफरेंट। तो रिसर्च एक्सप्लेन करना, उस रिसर्च को, और वो उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ जाती काम है। आ जाती क्योंकि आज यूट्यूब पे अगर हमारी वीडियोस, आपकी वीडियोस, मेरी वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, और या हम वो कंटेंट बनाते चले जाएंगे सालों साल तक, तो ऑब्वियसली वो एक क्रेडिबिलिटी है, क्रिएट क्रेडिबिलिटी करेगा। क्रिएट करेगा। और ये अब जो टेस्टिमोनियल्स आपने दिए, ये भी बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल, अगर आप कोई सर्जरी कराते हैं तो आप सर्जन का पहले देखते हैं कि इसने पहले ऐसी सर्जरीज की है कि एब्सोल्युटली। नहीं की। अब मैं इसको जोड़ना चाह रहा था, बात करते हुए मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे रिश्ता करना है कोई, और एक अनजान शहर में करना है, प्रॉपर्टी भी वैसे ही है, एक रिश्ता करना है अनजान शहर में,
तो हम कोई ढूंढते हैं कोई लोकल कनेक्ट है कि नहीं जो हाँ उस फैमिली के बारे में इसकी बैकग्राउंड चेक कर सके। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। कंसल्टेंट भी वैसा ही होता है जो हमारा कहता रिश्ता है करवाने की ये तरह। रिश्ता करवाने के लिए, क्योंकि वो आपका एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ रहा है। मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मेरे बच्चों ने इनहेरिट की, फिर उससे आगे की, तो ये रिश्ता क्या जुड़ा, जैसे शादी होती है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो आप भी वैसा ही रोल प्ले करते हैं करेक्ट। कि आपके लिए अच्छा रिश्ता लाएं। और आप बहुत बार मना भी करते हैं, यार मत करो, हाँ आई वुड सजेस्ट, लेकिन लोग जिद करते हैं, फिर वो लॉस खाते हैं। इसीलिए आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपने रिसर्च करे कि भाई मैं इसकी फैमिली जानता हूँ, करेक्ट। मैं इसके चाचा को जानता हूँ, मैं इसके मामा को जानता हूँ, ये लड़का अच्छा है, कर हाँ लो, आंख बंद करके इन्वेस्ट हाँ कर दो। तो आपका भी काम बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है, बिल्कुल, रिश्ता जोड़ने वाला, रिश्ता जोड़ने वाला। और दुआएं मिलती हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल और मिलती है। दुआओं के लिए जिंदा है। और उन दुआओं के लिए जिंदा है, बिल्कुल ठीक कमीशन है। तो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत वो छोटा तो पार्ट। बहुत छोटा सर वो पार्ट तो है, देखो, कमीशन तो एक पार्ट ऐसा है कि ब्रेड अगर एंड आपने बटर ब्रेड बिल्कुल। एंड बटर है, वो तो कमाना हाँ, तो मेरा है ही, प्रोफेशन कमाने है। के लिए तो आप आए ही हो, तो वो आप तो कमाओगे मुझे ही। यही समझ आया कि मैं अपना दिमाग लगाने की बजाय आप जैसे जो मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे जरूर मिलकर उनका एक्सपीरियंस का फायदा उठाऊं, क्योंकि आप नोएडा में भी पिछले बहुत लंबे समय से हैं, 21 साल से हम हैं। 21 साल से, तो आपने इस नोएडा को बनते देखा है, हाँ, डेवलप होते देखा है, तो आप। नोएडा को उस स्टेज पे देखा है जब नोएडा में लोग कहते थे कि शाम शाम को 5 बजे के नहीं बाद सर, मैं भी नहीं नोएडा से हाँ, कोई मतलब 10,000 रुपये कैश लेके जाने के लिए नहीं भी जाता था। नहीं करता था, तब से नोएडा में और है। अब ये सेफेस्ट सिटी है, और देखिए और एयरपोर्ट आ रहा है दुनिया का, हाँ, कितना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है पूरे। तो आज मेरे ख्याल से कल या परसों के न्यूज़पेपर में था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे का जो रीजन है, ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग रीजन्स में से होने वाला है। तो और ये एयरपोर्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ा इवेंट है ये, जो हमारी लाइफ टाइम में लकीली ये हो रहा हम है। हम देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं उसको, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मैं पिछले 3-4 साल से वीडियो पे बार बार बोल रहा हूँ कि यू कांट गो रॉन्ग। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो रियल एस्टेट इज ओनली चीप द डे यू बाय इट। यस, मैं तो ये बोलता हूँ, रियल एस्टेट उसी दिन सस्ता है जिस दिन आपने खरीद लिया, पंजाबी कहते हैं जिस दिन लेता उसी दिन सस्ता है, उसी उनमें दिन सस्ता सस्ता है, बस। हाँ। क्योंकि उस अगर आपने नहीं लिया तो रियल एस्टेट महंगा है। हाँ, हमारे बॉस बोलते थे कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बेची, मान लेते हैं एक्स अमाउंट 5 लाख रुपए, 1 करोड़ या 5 करोड़ की, आप रजिस्ट्री कराकर आप रजिस्टर ऑफिस से वापस पहुंचिए, वो प्रॉपर्टी आपको महंगी मिल जाएगी। हाँ, मतलब आपने पीट करी, वो प्रॉपर्टी आपके लिए बढ़ गई, बढ़ गई। इट इज आउट ऑफ योर रीच। यस, तो ये प्रॉपर्टी ये ऐसी है। प्रॉपर्टी ऐसी चीज है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसे आप कहते हैं ना, आप बहुत बड़ी एसेट बेस बना सकते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा जो एसेट बेस है वो राजीव सिंह जी का है, 1 लाख डीएलएफ, चौबीस डीएलएफ का डीएलएफ के जो प्रमोटर है। प्रमोटर है, 1,24,450 करोड़। वो सर बता रहे थे, सर बताइए कि वो कोई उन्होंने इतने की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कितने में वो मतलब, भाई वो प्रॉपर्टी आज 1,24,000 करोड़ की प्लस बोली रेंटल जो जाएगी, आ रहा है वो प्लस तो जो उसको अलग रेंटल आ चीज रहा है, है वो वो तो अलग लीज चीज से है। तो आ रहा है। आप डीएलएफ तक ना भी जाएं, आप अपने शहर में भी कोई ना कोई आपको ऐसा 1, 2, 3, 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने पीनट्स में बहुत ली होगी। छोटे अमाउंट से कंसोलिडेट करके रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बिल्ड किया, और आज वो 500 करोड़ या 1,000 करोड़ या यस, 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, और उससे रेंट आ रहा है। हाँ, क्योंकि मतलब रेंट अगर आज हम कैलकुलेट करते हैं, आज हम कोई चीज खरीदेंगे 1 करोड़ रुपए की, हम उस पर 7% की रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो 1 करोड़ की चीज अगले 5 साल में कितने की हो हम्म, जाएगी। जब वो चीज 4 करोड़ की हो जाएगी, तब रेंटल और इसका रिलेशनशिप आपस में खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो आपको वो चीज ट्रेड करके, वो आप बेच के आपने क्या खरीदा, और उसके बाद वो राजीव जी या कोई भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टर है, इन लोगों ने क्या क्या बीच में खरीदा, क्या क्या बेचा, कैसे इन लोगों ने पोर्टफोलियो बिल्ड किया, वो इट वाज नॉट अ इजी टास्क। हाँ, ये और इन्होंने फैक्ट है। कोई इतने लाख करोड़ इन्वेस्ट नहीं किए, ये तो इनका ये रियल तो एस्टेट बन में गया, हाँ बन गया। तो बन गया। तो ये आप भी बन सकते हैं, आप चाहते हैं आपका सपना 1,000 करोड़ का इंसान बनना, तो बिजनेस और ये सब चीजें ट्रेडिशनल चीजें हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको ऐसा बना सकती है। अरालियाज हैं, नोएडा में बहुत प्रॉपर्टीज हैं जो, सर आप नोएडा को देखिए, नोएडा पिछले साल, 1.5 साल पहले, 2023 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 9 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर रहा था, आज 18 से 20 हजार रुपए पर स्क्वायर बताओ, फीट पे ट्रेड कर रहा और जबकि ओवरऑल इंडस्ट जो है वर्ल्ड मार्केट है। डाउन है। डाउन है। और आप ये समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त भी नोएडा में कोई सप्लाई नहीं है। देयर इज नो सप्लाई एट ऑल। आप एक प्रोजेक्ट आज ले आओ,
वो 48 घंटे में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बिक जाएगा, ओह, बचेगा नहीं कुछ। विद इन 48 आवर्स द प्रोजेक्ट विल बी एक्चुअली सोल्ड। ये कंडीशन ये है कंडीशन है। सर। उसका रीजन है शेयर्स इन द शेयर मार्केट, इक्विटी इन द इक्विटी मार्केट कैन बी क्रिएटेड मोर। एक ये प्रॉपर्टी रियल नहीं कर। एस्टेट तो क्रिएट ही नहीं हो सकता ना। हाँ, कितनों पर एक चल रहा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 5 साल चाहिए तो है। 5 साल चाहिए। हम्म, अगर कंपनी में शेयर बढ़ाने हैं तो आपके पास पहुंच गए, टैक्सेशन या सीए के हाँ, पास ये पहुंचे, आप ऑथराइज 10,000 कैपिटल बढ़ा। शेयर की जगह 1 लाख शेयर हाँ, कर दो ऑथराइज और कैपिटल बढ़ा दो, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल बढ़ा दो। अब वो वाला सिस्टम ही खत्म हो गया ना, एक्स्ट्रा फ्लोर डाल दो, गवर्नमेंट साफ कर वो भी देगी। खत्म हो गया, अब खत्म हो वो भी गया। खत्म हो गया। तो सर ये तो हुई इसकी बात। आप कुछ अगर नोएडा में किसी को इन्वेस्ट करना है, जी। एग्जांपल नोएडा से शुरू करते हैं, कम बजट का पहले बताइए कि मेरा बजट कम है, जो एक स्टार्टर है, जैसे आप कम बजट की डेफिनेशन ही खत्म हो गई हाँ है। कम बजट की, मतलब एक इन्वेस्टर को आपने मोटिवेट किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है और वो नोएडा आना चाहता है, जो पहला इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पास घर है, तो उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है आपके पास? सी, अगर आप नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको आज की तारीख में मिनिमम 1 करोड़ की रेंज से स्टार्ट करना ठीक पड़ेगा। है। और 1 करोड़ की रेंज में आपके पास सिर्फ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इन सेक्टर 140। यहाँ पर आपको इॉन का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बुटानी का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको साइबर थम है बुटानी का, और जीवाई है, केरासा है। तो सिर्फ आप उस रेंज में अगर आप रहते हो तो आपको सिर्फ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये जो एरिया है, ये जैसे आपने साइबर हब देखा गुड़गांव में, ये एरिया बिल्कुल वैसे ही डेवलप होने जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी साइबर पार्क। और अप्रिशिएट भी करेगा और फ्यूचर में। अप्रिशिएट भी करेगा। मिनिमम 25 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर। जो प्रोजेक्ट्स हैं तो बेसिकली ये 200-300 एकड़ लैंड है पूरी, जिनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो वो नोएडा ना होके आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम जेवर की साइड चले जेवर जाएं, की तरफ चले। क्योंकि वहाँ आप एंट्री लेवल पे 9,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि 20,000 पर स्क्वायर फीट पे सुपर लग्जरी पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आती। वो 100% ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह सकते हैं। सैचुरेट हो चुकी है। सेचुरेट की भी बात नहीं है, वो रहने के लिए प्रॉपर्टी है। आप 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हाँ, में अभी हम बात इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करके, इन्वेस्टमेंट की। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 10 करोड़ है भी तो उसको डिवाइड करने में फायदा है। आप उसको एक ही जगह एक ही अपार्टमेंट में लगा के बैठोगे तो वो भी ठीक नहीं है। उससे अच्छा है आप मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट कर लो। सो वो करने के लिए मतलब आपको 8-8 हजार की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 जगह कर लो। 3 जगह कर लो। अगर इफ बजट और 24,000 इफ रुपीज, यू हैव 24,000 रुपीज यू वुड इन्वेस्ट 8,000 समवेयर, 8,000 है। 8,000 समवेयर, 8,000 कोई समवेयर। कोई 10 दे जाएगा, कोई 12 हो जाएगा, कोई 16। आपका वो ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली बात नहीं, भी बात भी नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। आप कम से कम आप डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर मेरा बजट ज्यादा है हम्म। और मैं रेगुलर इन्वेस्टर हूँ और मैं अभी तक गुड़गांव इन्वेस्ट कर रहा हूँ या दूसरी तरफ कर रहा हूँ, सोनीपत कर रहा हूँ, अभी तक नोएडा की तरफ नहीं देखा, मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड डिवाइड करके करो। कोई अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं? लग्जरी अपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। M3M इज अ लग्जरी अपार्टमेंट, गोदरेज जार्डेनिया इज अ लग्जरी अपार्टमेंट। और गोदरेज में जो इन्वेस्टमेंट हुई है अभी जो हुई है, आई थिंक 40-50% इन्वेस्टर्स ही हैं वहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल यूजर जो है वो अगले 3 से 4 से 5 साल में यहाँ आ जाएगा। रीजन बीइंग, अगर एक्सप्रेसवे की बात करोगे आप, नोएडा एक्सप्रेसवे की, ये नोएडा एक्सप्रेसवे आज आपको 17,000 18,000 16,000 पे दिख रहा है, ये 35,000 में भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने आईटी के ऑफिसेज इस हाईवे पर आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाके तो लॉजिस्टिक बिजनेस डेवलप होगा, लेकिन आईटी डेवलप होगा नोएडा जैसे एक्सप्रेसवे वो पर। द्वार अपने हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव डेवलप हुआ, यस, तो सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा। अगर क्योंकि आप इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली एयरपोर्ट से के भी पास जाओगे तो वहां आपको लॉजिस्टिक कंपनीज ज्यादा मिलेंगी, आपको वेयर हाउसिंग कंपनीज मिलेंगी, जैसे महिपालपुर में है। जैसे महिपालपुर में हैंडलिंग कंपनीज मिलेंगी, वो एयरपोर्ट के पास मिलेंगी। और जितना आईटी डेवलप हुआ वो सोना रोड पे डेवलप हुआ, आपकी, मैं नाम ही भूल गया, जहाँ भी वहां डेवलप हुआ। अब ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, ये आईटी हब। आईटी हब बन। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ लैंड ले चुका है, इन्फोसिस यहाँ ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है, 2 बिल्डिंग्स में प्रेजेंस हो गई है इन्फोसिस की। टीसीएस ऑलरेडी पूरा सेक्टर जितना बड़ा ब्लॉक बना रहा है। तो जब ये
इतनी बड़ी लोग यहाँ आ जाएंगे जिनकी सैलरीज इन मल्टीपल लैक्स, मल्टीपल करोड़ है, तो प्राइसिंग कोई बात ही नहीं रह जाएगी ना। 25,000 30,000 रुपए पर कुछ स्क्वायर नहीं फीट का जाएगा। मकान कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। और अगर आप ओन करते हैं प्रॉपर्टी तो आप आराम से मतलब टेनेंसी का मतलब हाँ, बेनिफिट उठा सकते हैं वो ना, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आज आप खरीद आज लो। आप खरीदोगे। फिर वही बात है कि 25,000 30,000 पे जाके खरीदोगे तो कहोगे 2% रिटर्न। 2% का रिटर्न। हाँ। वो रिटर्न एक्चुअल में 2% का नहीं होता, वो रिटर्न 4% 4.5% का है, अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करोगे तो। हम्म। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप एक प्रोजेक्ट बता रहे थे अयोध्या का, अयोध्या बहुत अच्छी सिटी है, अयोध्या के बारे में बताइए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? सी वी जब हमने अपनी अपने बजट में, अपनी लिमिट्स में प्रोजेक्ट्स ढूंढने शुरू किए कि हम कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो दिल्ली एनसीआर वाज फर्स्ट फेवरेट, लेकिन नज़र आ गया कि हम यहाँ पर अभी इस बजट में तो कोई चीज़ लेजिटिमेट, कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे। सो वी वांटेड टू क्रिएट अ डिसेंट प्रॉपर्टी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने 2.5 एकड़ लैंड ली है वहाँ पर, जिसमें हम 280 स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहे हैं विद क्लब, स्विमिंग पूल, विच विल बी ऑपरेटेड लाइक अ रिजॉर्ट। और उसका स्टूडियो हम 35 लाख रुपीज का बेच रहे हैं, और वो एज इट इज फॉर्मूला हम हर रिलीजियस लोकेशन पर कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके। सो पहला इज अयोध्या, 35 लाख रुपीज का स्टूडियो, 10% की लीज गारंटी प्लस, नॉट प्लस, और 50% ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग विच एवर इज हायर। और ये सेम फॉर्मूला हम वृंदावन या किसी भी और रिलीजियस जगह पर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो आपसे जुड़े रहने में ही फायदा है कि बिल्कुल जुड़े रहने में फायदा हम धर्म से भी जुड़े रहेंगे, है, धर्म से भी जमीन से जुड़े भी रहो, जुड़े हाँ, रहेंगे जमीन से भी जुड़े और रहो। आपके एक्सपीरियंस से भी जुड़े रहेंगे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा जितना एक्सपीरियंस आप प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कर सके। जैसे मतलब आप, मुझे अपने प्रोफेशन में जितना एक्सपीरियंस है आपको अपने प्रोफेशन में, तो मैं आपके साथ जुड़ता हूं तो अल्टीमेटली वो एक्सपीरियंस मेरे पास भी आ जाता है। हाँ देखो, मैंने हमारा ये पॉडकास्ट करने का जो रियल एस्टेट की बीकेसी है, इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वैसे मैं नीरज जी को फोन करता हाँ, और उनसे मैं कहता कि मुझे आपसे कुछ ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए। फेस टू फेस, और वो ज्ञान मैं लोगों को भी बांटना चाहता हूँ, तो वो मेरे से बात ही नहीं करते। वो कहते मेरे पास टाइम ही नहीं। टाइम नहीं। अब और ये सेम विद इतने बड़े रियल्टर के पास मैं आकर बोलता तो तो आपके मैं बात कहता ये मेरे बेकार, पास टाइम नहीं। टाइम नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि हम आपस में एक बोला। दूसरे का जो जो नॉलेज है वो ऑडियंस के लिए अवेलेबल कर दी हमने। मैं आपसे मिल लिया, आप मेरे से मिल और लिए, मैंने भी आज हमारा, बहुत चीजें आपसे सीखी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए जो ये बात कही जाती है, जितने भी लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस। सो ये जो पॉडकास्ट है, इसके पीछे एक रीजन अपना नेटवर्क बनाना बनाना भी है है। भी है। क्योंकि अगर हम इंडिया में जगह जगह पर जाके दोस्ती करके उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, तो एक तो शेयरिंग हो जाएगी, नॉलेज शेयरिंग हो नॉलेज जाएगी, शेयरिंग वो नॉलेज हम एज इट इज ट्रांसफर भी कर पाएंगे अपनी लोगों को, ऑडियंस को, जो सबनी, लोग हम पे ट्रस्ट करते जो हैं। लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। आपकी ऑडियंस भी मुझे देखेगी, मेरी ऑडियंस भी आपको हम्म। देखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचो ना कि जब हम ये 2 साल बाद 50 100 150 200 लोगों का इंटरव्यू कर चुके होंगे, यस। तो हमारा नेटवर्क क्या होगा। क्या होगा। 200 या 150 इंटरव्यू करने के लिए हमने 800 लोगों से तो बात करी बात होगी की ना, होगी, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन तो 800 के 800 से हुआ होगा। बिल्कुल। तो वो नेटवर्क की वैल्यू ही कुछ और होगी। सर फिल्टर होकर आता है, जैसे कंसल्टेंट बहुत हैं जिनको एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन जितना वास्ट एक्सपीरियंस आपको है, आपने हर क्लाइमेट, हर जोग्राफिकल एरिया में काम किया हुआ है, यू नो बेस्ट कैसे निकालना है। मैंने एक आपको शेयर कर लेता हूँ, आपने बोला ना हर क्लाइमेट में, मेरे से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था, फोन टेलीफोनिक इंटरव्यू था, कि टेल मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर जर्नी इन रियल एस्टेट। मैंने कहा आई हैव सोल्ड अ रियल एस्टेट एट एवरी मिनट ऑफ द क्लॉक। यस। अच्छा। तो मतलब घड़ी का जो भी एक मिनट है, हर मिनट में मैंने प्रॉपर्टी बेची मतलब है इंडिया में रात के 12 है लेकिन कहीं दिन था तो कहीं। आपने प्रॉपर्टी तो बेची क्योंकि है। जब मेलबर्न में थे तो वहां तो रात को भी डील क्लोज हो रही होती थी। रियल एस्टेट में ऐसा होता है ना कि अगर होता है। आज डील क्लोज होनी है तो रात को करनी ही है। करनी है। तो फिर समय नहीं देखते, 12 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे, दैट्स 4 बजे। वंडरफुल। ये तो बहुत कम लोगों की जीवन में होता है कि उनके पास इतने इतनी मेमोरीज हैं कि अगर हम पॉडकास्ट चलाएं तो शायद कई दिन तक चलेगा, चलता अगर रहेगा, चलता चलता रहेगा, रहेगा। नेवर एंडिंग होगा। हम्म। आप क्या चाहते हैं कि आपको हम बताएं रियल एस्टेट के बारे में, आपकी नॉलेज बढ़ाएं,
तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। हमें अच्छा लगेगा आपको वो जो नॉलेज आपके आप चाहते हैं, आंसर्स देने में। आपके यस, आंसर्स देने में। आप चाहते हैं हम लाइव आए, हम लाइव भी आने को तैयार हैं कि आप 101 हमसे सवाल पूछें, हम आपको जवाब दें। आप जो पूछना चाहते हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप इनसे इन्वेस्टमेंट करवाएं, आप नॉलेज ही ले लीजिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं स्टक हो गए, तो हम इनका डिस्क्रिप्शन में डिटेल देंगे, आप कमेंट्स में हमें जरूर लिखें। बहुत खुशी होगी हमें आपको जवाब देने में और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में। और ऐसा नहीं होता, ऑडियंस से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। और उनके हम सवालों से ही सब कुछ सब पैदा कुछ होता मिलता है। होता है, और हम ऑडियंस आपकी से। वजह से ही हैं। यस, आप नहीं हमारी वजह से, हम आपकी वजह से हैं, हम यही कहना चाहते हैं। यस, जो भी हम आज बने हैं वो सब आप लोगों के प्यार और आपके जो आपने एक्सपीरियंस हमें दिए उसी से हम उससे आज बने बने, हैं। बिल्कुल इनके सवालों से ही बने। बने हैं। सर अब अगले सवाल पे आते हैं। अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आपने मेरे को एक विजन भी दे दिया कि हाँ जी, अब जब मुझे इसको, जब हम शेयर या उसमें करते हैं, जब कोई मार्केट डिप होती है तो वो सेलिंग बाइंग करता है, आप कैसे हेल्प करते हैं कि सर देखिए अब ये मार्केट का इस प्रॉपर्टी का ये टॉप आ चुका है, इसको यहाँ से निकाल कर उसमें कर दीजिए। ये एक टाइमिंग। नया जो सेक्शन है उसमें आप एक तरह से फैमिली का मेंबर ऐड हो जाते हैं, तो आप एक तरह से उसके ब्रोकर नहीं रहते, ब्रोकर से बहुत ऊपर उठ के आप उसका फैमिली पार्ट है कि सब ये प्रॉपर्टी बढ़ गई, अब आप इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ ज्यादा प्रॉफिट। तो उसमें करेक्ट। आप कैसे करते हैं? आपने एक नया वर्टिकल अब ये शुरू किया है। टाइमिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पहले भी बोला कि रियल एस्टेट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में फॉर दैट मैटर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको वो टाइमिंग बताएगा कौन? आप तो घर पर बैठे हो। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 6 महीने पहले, साल पहले, बहुत कम लोग हैं जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखते हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम है, इन्वेस्टर यू नहीं हैव अ रख टीम पाता। ऑफ हाउ मेनी 100 पीपल? पीपल। 100 पीपल, यस। सो अगर हम उस इंफॉर्मेशन को रखते हैं, हमें वो पता है, हमारी वो एक्सपर्टीज है कि आज हमें ये प्रॉपर्टी यहाँ से बेच देनी चाहिए क्योंकि पीक आ गया है। यस, वही पूछना था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब यमुना एक्सप्रेसवे पर खरीदने का समय था तब मैंने खरीदने के लिए चीख चीख के लोगों को बोला, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख तक मैं लोगों को बहुत मोटिवेट करता था कि आई एम वेरी बुलिश, आई एम वेरी बुलिश। आप मेरी वीडियोस देखोगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये 1.25 करोड़ 2 करोड़ के पॉइंट पर आए, जब 300 मीटर का प्लॉट वहां हो गया, मेरी एक भी वीडियो नहीं है उस पीरियड में जब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदो। क्योंकि उस दिन मुझे ये पता था कि आज जो प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ रुपए की खरीद रहे हो, ये अगले 2 साल बाद भी आपको 2 करोड़ की मिल सकती है। टाइमिंग इज वेरी देन इंपॉर्टेंट। तब आप स्विचिंग कराते हो। तब हम स्विच करवाएंगे कि भाई अगर आज आप यहां से बेच के खपोली में 60 लाख रुपए का प्लॉट खरीदोगे तो वो 60 लाख का प्लॉट दोबारा से 2 करोड़ का हो जाएगा 2 साल में। या अयोध्या में ले लें, या या पूना अयोध्या में में ले ले लें, लें, या या आप पुणे उस में ले लें, या पुणे में ले, आप उस अमाउंट को 2 जगह डिवाइड उस कर जगह दो, गोवा में उसको ले लो। डिवाइड कर लें, गोवा में ले लो। हाँ, तो वो इट मेक सेंस। एक कमी शायद रियल एस्टेट इन्वेस्टर की, एक कमी मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर की, वो लेजी हो जाता है। वो सोचता है कि जो ब्रोकर है वो अपनी कमीशन के लिए मुझे बेचने को कह रहा है। नहीं, नहीं, जो कंसल्टेंट है, जो रियल कंसल्टेंट है, मैं कहता हूं ब्रोकर भी है, यस उसके अंदर एक लालच है कि ट्रांजैक्शन दोबारा हुई तो मुझे पैसा सर मिलेगा। वो तो दूसरी ट्रांजेक्शन में मिलती है। मिलता ही है, लेकिन शेयर्स की करो उसमें उसमें भी मिलती है, मिलता है। आप कोई भी स्विचिंग करो उसमें मिलती है। मिलता ही मिलता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो कंसल्टेंट है वो एक्चुअल में आपको राय इसलिए दे रहा होता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि अब ये सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, अगले 3 साल ये ऐसे ही रहने वाला है। अगर मैं ये पैसा यहाँ से उठा के किसी और जगह लगा देता हूँ तो वो दोबारा से 2x 3x 4x हो जाएगा। उस वक्त कंसल्टेंट को गलत समझना ठीक नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट ने ब्रोकरेज तो लेनी है, वो तो उसका हक है। लेकिन वो एक्चुअल में आपके लिए कह रहा है यस, कि ये जो आपके 60 लाख 2 करोड़ बने हैं, इसको वापस से ब्रेक करो, इसके 60-60 लाख के 3 टुकड़े करो, और चाहे कोई अयोध्या में लगा दो, एक टुकड़ा वृंदावन में लगा दो, पूना में। एक टुकड़ा पुणे में लगा दो, एक टुकड़ा खपोली में लगा दो, एक टुकड़ा नोएडा में इस जगह पे लगा दो, तो वो उससे पोर्टफोलियो बनता है। अगर आप उसी प्रॉपर्टी को लेके बैठे रहे तो वो 2 करोड़ की 5 करोड़ हो जाएगी अगले 10 साल लेकिन वो 10 हो सकती थी अगर। हो सकती थी। अब आपने समझा कि हम ज्यादातर म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो की बात करते हैं शेयर्स में,
पर क्या प्रॉपर्टी में पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? कितना अच्छा लगे आप घर पे आपके इंडिया का मैप लगा और आप उस पे पिन्स लगा रहे हैं कि क्योंकि मेरी सर की प्रॉपर्टी गाइडेंस यहाँ है, पर यहाँ है। पर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, और आपके बच्चे जा रहे हैं आज बेटा किस शहर में हो या बेटी किस शहर में हो, वो उसकी चाबी ले लो, केयर टेकर है। पुराने जमाने में होता था बेटा हमारा कश्मीर में डाक बंगला है वहां रह लेना, इंडस्ट्रीज के पास होता था, लेकिन आम आदमी भी उसको ले सकता है अगर आपके पास ऐसा विजनरी करेक्ट। कंसल्टेंट होगा। तो सर मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कमीशन वाली बात पर। कमीशन नहीं लेना चाहते, बेसिकली हम प्रोफेशनल्स हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा क्लाइंट या हमारा जो जिनके साथ हमारा रिलेशन जुड़ा है अगर वो ग्रो करेगा तो हमें रेफरेंस देगा। इट इज अ बिजनेस ऑफ रेफरेंस एंड ट्रस्ट। जब ये किसी का पोर्टफोलियो 8 से 10 करोड़ करते हैं तो वो खुश होता है, यार आपको अपने दोस्त को बताता है। जब आप मूवीज को ही देख ले, कोई अच्छी मूवी देखी, आपने बोला तूने वो मूवी देखी है, नहीं देखी, जा करा देख के आ, मोबाइल लिया, यार आई एम यूजिंग दिस। जब आप उसका फोलियो बनाते हैं, ऐसे अच्छे कंसल्टेंट आपका फोलियो बनाते हैं अच्छा, तो आप कहते हैं एक काम कर, कुछ मत कर, आंख बंद कर, गाड़ी स्टार्ट कर, उनके ऑफिस पहुंच जा भूटानी में और उनसे जाके मिल, वो अपने आप सब संभाल लेंगे। हम उस रेफरेंस के लिए काम करते हैं करेक्ट। बेसिकली। हम उसके लिए काम नहीं करते कि मुझे 2% कमीशन मिलेगा। और आप एक बात बताइए, एक ही चीज को कितनी बार पका लोगे, है ना? हमें आपसे वो रेफरेंस चाहिए और आपके चेहरे पर वो खुशी चाहिए, वो दुआएं चाहिए जो आप मुझे रेफर करोगे, जिससे मेरा बिजनेस जिससे एक्सपेंड बिजनेस करेगा। ग्रो होगा। यस। तो अ, आप जो रेफर करते हैं ना, हमारा बिजनेस उससे ग्रो होता है, और जब तक आप ग्रो नहीं करोगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर और पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हमने आपका नमक खाया क्योंकि हमने आपसे इंसेंटिव लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको अदा करने के लिए जो इन्होंने 100 लोगों की टीम रखी है जिसने जो रिसर्च किया है, तो आप उस रिसर्च पेपर को यूज तो करो। करेक्ट। वो आपके लिए रिसर्च करवाया गया है। वो रिसर्च तो लोगों के लिए करवाई तो गई ये है। मत सोचिए कि हम लोग अपने कमीशन के लिए, ऐसा नहीं है। हम आपकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ ढूंढते हैं। करेक्ट। तभी आज इतने साल का तजुर्बा लेकर, इतने लोगों की टीम लेकर ये बैठे हैं, क्योंकि ये आपको ग्रो करना चाहते हैं। और ये आप ग्रो करेंगे तो ये भी ग्रो सब करेंगे। ग्रो करेगी, एब्सोल्युटली। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। आपने अभी बोला ना, जो कि पहले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ऐसा हाँ किया बोलते थे, करते थे उनके होते थे। कि मेरा कश्मीर में बंगला है, हाँ वहां चले कैलकाटा में जाओ, है, हर कलकत्ता हिल में पड़ा स्टेशन है। पे होता था। आज आप एक्चुअल में आर्म्स लेंथ पर रियल एस्टेट रखना चाहिए, ये हमारी पुरानी सोच थी। लोग कहते थे कि जितनी आपकी ये आर्म की लेंथ है ना, अच्छा। अपना रियल एस्टेट यहीं तक रखना, क्योंकि उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। हम्म। आज लेकिन आप ये भी समझना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। यस। आज आपका अगर कोई अपार्टमेंट बॉम्बे में है, तो वो सब आपके फोन पर उसकी पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आपकी रजिस्ट्री फोन पर है। अगर आपने वहां पर कोई कैमरास लगा रखे हैं तो वो आपके फोन पर हैं। अगर आप उसको एयरबीएनबी पर या शॉर्ट टर्म रेंटल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी सारी इनकम आपके फोन पर है। तो वो पुराना नोशन जो था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे आर्म्स लेंथ पे होनी चाहिए, वो खत्म हो गया है। अगर सिर्फ उन बातों को सुनकर हम बैठे रहेंगे तो फिर कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। टाइम के अकॉर्डिंग आप तो टाइम के अकॉर्डिंग। इतने सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुके हैं जो दुबई में इन्वेस्ट कर रखा है, वो कोई फिजिकली थोड़ा जाते हैं, दे फिजिकली कोई ओन नहीं जाता, प्रॉपर्टीज। आजकल सब पूरी कुछ फोन दुनिया पर में है। प्रॉपर्टीज है, आपने तो किया हुआ है ये काम। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, आपके लिए भी सबके अवेलेबल लिए है। है। आज की तारीख में पोर्टफोलियो बनाना कोई बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी नहीं बात है। नहीं है। सोच होनी चाहिए कि मेरे को और एक पोर्टफोलियो आप बनाना जैसा एक अच्छा है और साथ एक में अच्छा कंसल्टेंट होना कंसल्टेंट चाहिए। होना चाहिए। तो सर आपने अभी एयरबीएनबी की बात की, उसमें आरओआई की बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा बताएं मैं एयरबीएनबी शॉर्ट पे। टर्म रेंटल, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया के लिए होने वाली है और अभी भी हो रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स को देखोगे, शॉर्ट टर्म रेंटल में आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी अपार्टमेंट जो भी खरीदते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज की तारीख में वो जो अपार्टमेंट है उसको शॉर्ट टर्म पे चलाना लीगल है। तो आप होम स्टे का लाइसेंस लेते हो पहले। जब आप होम स्टे का लाइसेंस ले लेते हो तो उसके बाद अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो, वहाँ की आरडब्ल्यूए भी आपको मना नहीं कर सकती, क्योंकि आपने होम स्टे का लाइसेंस लिया हुआ है। ऑब्वियसली जो आरडब्ल्यूए के अपने नॉर्म्स होंगे कि आप इतने बजे के बाद गेस्ट को एंट्री नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो आपको फॉलो करने सम पड़ेंगे। सम गेस्ट प्रेफर दैट थिंग्स। हाँ। कुछ लोग तो प्रेफर करते हैं। तो जो नॉर्मली होम स्टे पर प्रॉपर्टीज चलती हैं, आज सिर्फ एयरबीएनबी नहीं, कई सारे पोर्टल्स हैं जिस पे चलती है, उस पे जो रिटर्न है वो 15 से 25% तक ओह है। वंडरफुल। 15 to 25%। शॉर्ट टर्म रेंटल इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया। सर वो अभी बात कर रहे थे हम वीडियो में एयरबीएनबी और वो
लॉन्ग स्टेज शॉर्ट मतलब टर्म, शॉर्ट टर्म, यस शॉर्ट सर, टर्म प्लीज उसके जिसको बारे आप लॉन्ग टर्म कहते में। मैं हो। लॉन्ग टर्म कहता हूँ। आप लॉन्ग टर्म इसलिए कह रहे हो क्योंकि अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रुक रहे हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म मान रहे हो, एक्चुअल में उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में इसमें बताओ थोड़ा सा, कि हमें नहीं पता है ज़्यादा। एयरबीएनबी ऐसे पता है कि किसी की प्रॉपर्टी है वो एयरबीएनबी पे चढ़ाता है, मैं कैसे उसको ओन कर सकता हूँ? ओके, देर आर टू वेज ऑफ रनिंग अ बिजनेस थ्रू शॉर्ट टर्म। एक, कि आप उस प्रॉपर्टी को ओन करते हो और उस प्रॉपर्टी को आप एयरबीएनबी या एयरबीएनबी के जैसी अदर प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं उस पर आप उनको रन करते हो, तो आपको 15 से 25% का रिटर्न आता है। ये तो डायरेक्ट हो गया कि सिंपल आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको एयरबीएनबी पे चढ़ाया, आपको 15 से 25% के बीच का रिटर्न पर एनम आपको मिल जाएगा। उसमें जो ऑपरेटिंग है, मतलब एयरबीएनबी से आपको बुकिंग लेना, आगे उस गेस्ट को ठहराना, उसकी हाउसकीपिंग, ये सब कुछ आपने खुद किया या किसी से करवाया। अब इसी बिजनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूप है जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी भी नहीं है, अच्छा। अब वो प्रॉपर्टी किसी की है, मैंने उससे रेंट पे ली और मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके ब्यूटिफाई किया, एयरबीएनबी के लायक बनाया कि उस पे एक शॉर्ट टर्म बंदा स्टे कर सके। अच्छा। जब जब वो प्रॉपर्टी आपने, अब आप बन गए ऑपरेटर, नाउ यू आर अ शॉर्ट टर्म रेंटल ऑपरेटर। उसमें भी आपके पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको गेस्ट ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रॉपर्टियां ढूंढने में हेल्प करते हैं। वो उसमें से आप हैं? उसमें से नहीं, हम उसमें से नहीं हैं। हम प्रॉपर्टीज मतलब आर्बिट्रेशन ऐसे नहीं करते हैं, बट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन लोग हैं इंडिया में जो कर रहे हैं। दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग बिजनेस, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में होटल रूम्स की शॉर्टेज हो जाएगी। उसको फुलफिल करने के लिए ये शॉर्ट टर्म रेंटल्स ही पैरेलल आएगा। पैरेलल ये पैरेलल प्रॉपर्टी की बिजनेस खड़ा काम होगा, ये बिजनेस पूरी कर। दुनिया में खड़ा होता है। स्पेन में, पोर्टुगल में, मतलब पूरे यूरोप में, दुबई में, सब जगह ये बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसेस और हो चुके हैं रिटर्न बहुत अच्छा है। और रिटर्न बहुत अच्छा है। तो आर्बिट्रेशन भी अपने आप में बहुत अच्छी लेवरेज इनकम है। इन दैट केस ऑब्वियसली आप ऑपरेटर बन जाते हो, हम्म। आप खुद ऑपरेट करते हो, आप खुद उसके गेस्ट को एंटरटेन करते हो, हाउसकीपिंग खुद कराते हो, क्लीनिंग खुद कराते हो, वही इनकम है आपकी, वो सब कुछ खुद करना ही आपकी इनकम है। सो ये दो टाइप का तो डू यू सेल प्रॉपर्टीज विच कैन बी वी सेल कन्वर्टेड इनटू वी बी सेल प्रॉपर्टीज एयरबीएनबी? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ शॉर्ट टर्म रेंटल्स। एयरबीएनबी के बारे में सुना है, मैं भी रहा हूँ एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज में। सब और रहे, कितना अच्छा लगे जब यू ओन दैट प्रॉपर्टी और इनसे राय लेकर हम वो प्रॉपर्टी ओन करें, और वो हर बजट में मिल जाती हर है। बजट में मिल जाती है। और अगर 25 मेरी लाख कोई रुपए से स्टार्ट हो है, जाती है। कितने? 25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती 25 लाख रुपए में आप प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, और जब आप उसमें रह नहीं रहे तो वो आपके लिए है, एक रिटर्न इनकम दे रही क्रिएट है, कर, और अच्छा रिटर्न दे रही अच्छा है। रिटर्न दे। जो हम म्यूचुअल फंड और उसमें ढूंढ रहे हैं वो भी करिए, ये भी करिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। सर से जरूर इस बारे में बात कीजिए अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं। एक और सर आपने बताया शॉर्ट स्टेज हो गया, अब ऐसे पेमेंट प्लान, पेमेंट प्लान मैंने बताया। पेमेंट प्लान बताया। हाँ जी। देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका पैसा। पैसा। जो पैसा आप किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसमें आपको क्या मिलने वाला है, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही कोई चीज खरीद लेना बहुत जरूरी नहीं है। जैसे इस वक्त पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नवरात्रा, ड्यूरिंग दिवाली टाइम, M3M ने एक स्कीम लॉन्च करी हुई है जिसमें उन्होंने नोएडा में पेमेंट प्लान रखा है 24% अभी, 76% ऑन पोजेशन। अच्छा, जैसे पूना वाले रखते हैं ऐसे एम3 ने वैसे फॉर ही नोएडा ओनली। M3M ने अपने नोएडा के प्रोजेक्ट के लिए रखा। तो 24% आप अभी पे करोगे, जिसके ऊपर आपको 24% की एनुअल रिटर्न भी मिलेगी। अच्छा। 24 महीने का आपको मेंटेनेंस फ्री भी उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि जब पोजेशन हो जाएगा तो उसमें से 24 महीने का मेंटेनेंस जो है वो फ्री रहेगा। और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो उसी प्राइस ब्रैकेट में है जिस प्राइस ब्रैकेट में वो 50-50 के पेमेंट प्लान पे बेच रहे थे। उन्होंने कोई प्राइस नहीं इंक्रीज किया, प्राइस वही है, लेकिन सिर्फ आपका पेमेंट प्लान अच्छा है। तो मैंने आपको कहा ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
आप कहते हैं कि ये राइट टाइम है एमटीएम के, अगर मुझे नोएडा में इन्वेस्ट करना है तो तो एमटीएम के 2476 पे जाके इन्वेस्ट करूँ ना। इन्वेस्ट करना। जब कल को वो इन्वेंट्री बेच चुके होंगे तो वही चीज 50-50 पे बेच रहे होंगे। जितने में आज आप 500 स्क्वायर फीट खरीद सकते हो उतने ही पैसे में आप 250 स्क्वायर फीट खरीदोगे। इसलिए रियल एस्टेट में टाइमिंग बहुत तो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा वीडियो लाइव हो, आप पहले सर से जरूर कांटेक्ट करें कि इस वाले प्लान में ऑब्वियसली 24% का फायदा वैसे भी चौबीस होगा। परसेंट का फायदा वैसे भी होगा। तो यहाँ पर कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हम इतनी डीप तक ना जा पाते, मैं एम को सिर्फ गुड़गांव से ही जानता हूँ या उस साइड में, नोएडा के बारे में नहीं शायद पता। आपको ये भी नहीं पता कि एमसीएम का प्रोजेक्ट एमटीएम का नोएडा में है। प्रोजेक्ट नोएडा में है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला सर। हाँ, तो और भी जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे सर, हमारी ऑडियंस चाहेगी कि आप उनको जरूर बताएं। डेफिनेटली डेफिनेटली हम और टाइम टू टाइम आपके चैनल पे आके प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते रहेंगे। और आप कैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी लिखें, तो हम जरूर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जरूर आपको बताते रहेंगे। डेफिनेटली थैंक यू सो डेफिनेटली मच सर, मुझे अपने थैंक चैनल यू बुलाने के लिए और मेरी नॉलेज को इतना एनहेंस करने के लिए। थैंक यू। और आपके आने का बहुत 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 मुझे आज थैंक यू। पता लगा कि इतने छोटे टिकट साइज से भी मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और रिटर्न जो 4 5 6 7% का रिटर्न जो दिमाग में था उससे ज्यादा उससे ज्यादा का रिटर्न आ सकता आ सकता है। है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग रियल एस्टेट की बीकेसी विद नीरज जी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी के बारे में चाहिए, नीरज जी से या हमारे से आप जब चाहें हमारे मैसेजेस पर डाल सकते हैं। वी आर मोर प्रॉम्प्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।